मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TIR। तो TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ विच ए रे ऑफ लाइट traveling from denser medium to a rare medium is sent back to the same denser medium, to the denser medium provided the interface of denser and rare medium provided it strikes the interface at an angle greater than critical angle। तो अभी क्रिटिकल एंगल करना पड़ेगा हमें। दो मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर रे ऑफ लाइट जब वो डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम की तरफ मूव करेगी, तो वो सेंट बैक हो जाएगी इंटरफेस से ही किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। कब वापस आ जाएगी? कंडीशन है जब वो स्ट्राइक करते हैं इंटरफेस के ऊपर, डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगी। कितने एंगल पे? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है रे का वो ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल है। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ, सपोज करो ये हमारा इंटरफेस है, ऊपर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये इंटरफेस और ये हमारा है डेंसर मीडियम। रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के इंटरफेस पर हम स्ट्राइक करते हैं। ये हमारा नॉर्मल रे हमने कहाँ से इंसिडेंट किया? डेंसर मीडियम से। और अगर मान लो ये हमारा स्मॉल एंगल आई है, तो स्टार्टिंग में सपोज करो रिफ्रैक्शन होता है। स्टार्टिंग में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रे जो है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। अब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो अब क्या होगा? इस एंगल के लिए ये रे जो है और इसका थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो और ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर इस रे को हम इस तरह से इंसिडेंट करें कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो हमारी क्या हो जाए, अलोंग द इंटरफेस आ जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो उस टाइम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, सी से लिखते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। सी जो है यहाँ पर क्या है? क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ टू मीडियम। अलग अलग पेयर के लिए ये क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। तो मीनिंग क्या है? क्रिटिकल एंगल की अगर डेफिनेशन करें हम, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। किस मीडियम में बनता है ये? डेंसर मीडियम के अंदर। एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल आई को हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इसको IC से भी लिख देते हैं कई बार हम, IC। कब? व्हेन R इज 90 डिग्री, तब हम बोलते हैं इस एंगल को क्रिटिकल एंगल। तो अगर अब हम ये एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ऊपर रेयर मीडियम और नीचे ये डेंसर मीडियम। अब अगर हम क्या करें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसके इक्वल ले लें? क्रिटिकल एंगल के इक्वल ले लें, तब तो हमारी रे नॉर्मल के अलोंग आती है, यानी कि आर कितना बनता है 90 डिग्री।
बट अगर यहीं पर अब इस आई एंगल को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं किसी क्रिटिकल एंगल से, तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है अब वो सेकंड मीडियम में नहीं आएगी, अब वो किस में आएगी, इसी मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको बोलते हैं इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या आ गई, रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल करनी चाहिए, रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट करनी है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं दो मीडियम के लिए। तो कंडीशन आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्या क्या कंडीशन आई, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर हम कंसीडर करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, हम सपोज करते हैं ये हमारा जो है क्रिटिकल एंगल है I इज इक्वल टू आई सी, और इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि इंटरफेस के अलोंग राइट मूव करेगी। सेकंड मीडियम हमारा ये μ2, ये हमारा फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पर μ2 जो है दिस इज़ ग्रेटर देन μ1 है। हम ऐसा सपोज करके चले हुए हैं सेकंड मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम से ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा डेंसर है और ये हमारा रेयर मीडियम है। तो या n से लिखना है, n से लिख सकते हो आप, इसको n से लिख देते क्योंकि अभी तक हम इसको n से लेके चले हैं। n2 इज ग्रेटर देन n1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और क्या हो जाएगी, n2 हो जाएगी। तो n1 n2 से कर लेते हैं इसको, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो n2 सेकंड मीडियम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ करनी है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल कितना है I, देन दिस इज इक्वल टू n1 सेकंड मीडियम हमारा, ये हमारा जो रेयर मीडियम है n1 है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है हमारा वो R बना हुआ है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इफ़ I इज इक्वल टू आई सी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारी जो टर्म आएगी R वो किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो इसमें पुट कर देंगे n2 साइन आई सी क्रिटिकल एंगल, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका मीनिंग यहाँ से साइन आई सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई सी जो आएगा हमारा, आई सी क्रिटिकल एंगल, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 डिवाइड बाई n2। तो ये जो टर्म हमारी है इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं, n1 डिवाइड बाई n2 को, इसको क्या लिख सकते हैं μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं n2 डिवाइड बाई n1, तो इसको हम राइट करेंगे μ12 राइट करते हैं इसको हम। तो इसका मीनिंग क्या, अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं तो इस टर्म को हम क्या राइट कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई, मैंने म्यू यूज़ कर लिया, फिर दोबारा कंफ्यूज मत होना इसमें, तो आप इसको n यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका n बना देता हूँ, n रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इसको n बना देता हूँ, n12, देन n12 इज इक्वल टू ये जो टर्म आई है n21, इसको हम क्या लिख सकते हैं n ऑफ 1 to 1 डिवाइड बाई करके। तो मीनिंग क्या है, ये जो हमारी टर्म आई है दिस साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 1/n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, या शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में हम इसको राइट करते हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा यहाँ से, काफ़ी सारी एप्लीकेशन गिवन है TIR की। सबसे पहले है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड की स्पार्कलिंग जो होती है, जो चमक है, वो किसकी वजह से है, वो भी TIR की एप्लीकेशन है। जो डायमंड की ब्रिलियंस है दैट इज ड्यू टू TIR। अब यहाँ पर अगर हम डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, डायमंड के लिए वैल्यू होती है हमारी 2.4,
डायमंड के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 2.4 होती है। और अगर हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें इसके लिए, क्रिटिकल एंगल जो आएगा दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2.4, ये वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट 24.4 डिग्री आएगी। कितनी आएगी 24.4 डिग्री। तो नेचुरल डायमंड जो होते हैं वो ब्रिलियंस शो नहीं करते, हम उसको स्पेशली जो है ज्वेलर्स जो होते हैं उनकी शाइनिंग के लिए उसको कट करते हैं। और इस तरह से कट करते हैं कि एक बार जो लाइट जो है एंटर कर गई डायमंड के अंदर, उसके बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है ज़्यादा, किसके अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो बाहर नहीं आ पाती फिर वापस, और उसके अंदर ही लाइट बार बार क्या होती रहेगी रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से डायमंड क्या करेगा वो उसकी ब्रिलियंस होती है, वो चमकता है। तो रिपीटेड टोटल TIR होता रहता है उसके अंदर। सो व्हेन लाइट, आप लिख सकते हो जब लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, यानी कि एक बार लाइट एंटर करने के बाद डेंसर मीडियम में चली गई, अब तब एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो लाइट बार बार उसके अंदर ही क्या होता रहेगा उसका TIR। सेकंड केस करते हैं हम, शाइनिंग ऑफ एयर बबल। इन वाटर, वाटर के अंदर एयर बबल जो है वो शाइन करता रहता है। ऐसा क्यों है? ये हमारा वाटर के अंदर एयर बबल है। तो अगर लाइट हमारी जो है, अगर मैं इसके साथ एक नॉर्मल लेता हूँ, ये नॉर्मल, और लाइट इंसिडेंट करते हैं हम वाटर से, ये वाटर है, वाटर के अंदर लाइट हमने इंसिडेंट किया है किसी एंगल पे I पर, और I जो है अगर क्या है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट जो है वापस वाटर के अंदर ही क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट। मीनिंग अगर मैं इधर से इंसिडेंट करूँगा इसको तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये एंगल I, ये क्या हो जाएगा R। तो मीनिंग क्या है, अगर किसी भी एयर बबल, ये हमारा एयर बबल इसके अंदर है, अगर लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो लाइट क्या हो जाएगी क्रिटिकल एंगल से, अगर मान लो ये मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इसके साथ, और नॉर्मल के साथ हमने ये इंसिडेंट कर दिया लाइट I अगर क्या है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमें जो एयर बबल है वो कैसा नज़र आएगा, एयर बबल हमें शाइन करता हुआ नज़र आएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसकी वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल निकालें, C की वैल्यू जो है वाटर एयर इंटरफेस, इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो आता है हमारा वो 48 डिग्री एंड 45 मिनट आता है। तो मीनिंग अगर हम लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं किससे ज़्यादा, 48 डिग्री 45 मिनट से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेंगे, तो ये लाइट जो है वो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमें जो एयर बबल है वो चमकता हुआ नज़र आता है, शाइन करता हुआ नज़र आता है। थर्ड केस लेते हैं मिराज। मिराज क्या एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है ये ऑफ वाटर, ऑब्जर्व जनरली इन डिजर्ट्स में नज़र आता है, ये मरुस्थल जो होते हैं, रेत जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये नज़र आता है। तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकली एक जो है इल्यूजन क्या होता है, बहकावा है एक तरह का, कि हमें रेत के ऊपर जो है ऐसा नज़र आता है जैसे कि वाटर की अपीयरेंस होती है। व्हेन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो है इन्वर्टेड इमेज हमें जो है नज़र आती है, इज ऑब्जर्व्ड along with the object itself on a hot day। किसी गर्म दिन में हमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसकी इन्वर्टेड इमेज भी नज़र आती है। तो ये जनरली किसकी वजह से होता है, TIR की वजह से होता है। मान लो ये हमारे पास कोई
यहाँ पर कोई तालाब के सॉरी यहाँ पे डेजर्ट है हमारा, ये रेत पड़ा हुआ है, अर्थ है सपोज करो ये अर्थ, और यहाँ पर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लाइट क्या होगी, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ को ना कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को जब लाइट यहाँ से आएगी, ये देखो डिफरेंट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की यहाँ पे है, और डिफरेंट लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर यहाँ पर लाइट ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, नीचे वाला जो मीडियम है वो क्या होता रहेगा, रेयर, मीनिंग ये डेंसर है तो ये रेयर है, ये डेंसर है तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा जो है, अब देखो हमें पता है डेंसर से रेयर में जाएगी तो किधर बैंड होगी रे, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ऐसे ही। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब इंसिडेंट होगी, अगर ये एंगल जो है ये किसी पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए ज़्यादा, तो लाइट यहाँ से टोटली इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मीनिंग पर्सन को ये जो इसका अपर पार्ट है ट्री का, वो ऐसा नज़र आएगा जैसे लाइट नीचे से कहीं से आई है, कहाँ से आई है, नीचे से आई है, तो ऐसी अपीयरेंस होती है पर्सन को। तो ये होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। नेक्स्ट एप्लीकेशन गिवन है हमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म अब क्या होते हैं, ये जो है एक राइट एंगल प्रिज्म होता है, राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं। is known as totally reflecting prism। तो ये प्रिज्म कैसे वर्क करेगा, हमें पता प्रिज्म ग्लास से मिलकर बना होता है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है N/G, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 लेते हैं हम। और अगर क्रिटिकल एंगल हम एयर और ग्लास इंटरफेस के लिए निकालें, क्रिटिकल एंगल C, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी नियर अबाउट 41.8 डिग्री। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल आता है अगर हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर लाइट को हम इससे ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करते हैं किसी भी आइसोसेल्स प्रिज्म पे, ये मान लो एक आइसोसेल्स राइट एंगल प्रिज्म लेते हैं हम, जिसकी दो साइड इक्वल है ये, और ये एंगल इसका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ से एक रे इंसिडेंट करते हैं, इधर एयर और ये हमारा ग्लास है, ठीक है। एयर से ग्लास पहले एयर के अंदर से एंटर करेगा, अब नॉर्मली एंटर करा तो सीधा जाएगा, और जैसे ही इस मीडियम के अंदर आएगा, यानी कि ये सेकंड मीडियम है हमारा, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे इधर वाली साइड रेयर मीडियम है, रेयर, और इधर भी रेयर है, एयर ली हुई है, एयर रेयर मीडियम का काम करेगी, और ये ग्लास है हमारा, ग्लास। तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के साथ ये नॉर्मल आ गया हमारा। तो ये एंगल हमारा अगर 45 डिग्री बनेगा, अब मीनिंग आई जो है वो कितना है 45। अब 45 जो है ये ज़्यादा होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, आई क्या है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इसका TIR हो जाएगा 45 डिग्री पे ही ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ फिर डेंसर से रेयर मीडियम के इंटरफेस पे नॉर्मली पड़ेगा तो नॉर्मली ये सीधा चला जाएगा। ऐसे रे जो है वो डेविएट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करता AB, तो एक रे मैं इसके हेड से लेता हूँ, एक रे इसकी टेल से लेता हूँ, अगर तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये रे आएगी, देखो ये जो हमारा पार्ट था ये हमारा क्या दिखा रहा है, A को, और ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, B को। अब A और B, ये मान लो A', ये B', ये हमारी इमेज बन गई है, इधर क्या है A', इधर B', और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी था, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, तो दोनों में कितना एंगल आ गया 90 डिग्री का। यानी कि ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है वो कहाँ पर यूज होते हैं, जहाँ पर हमें इमेज को रोटेट करवाना हो भाई, 90 डिग्री रोटेट करवाना, तो इस तरह से हम जो है प्रिज्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमने कौन सा केस किया है, जब इमेज को किस एंगल पे रोटेट करवाना है हमें, 90 डिग्री पे, लाइट को डेविएट करना है एट 90 डिग्री, लाइट एट 90 डिग्री। और अगर 180 डिग्री पे रोटेट करवाना हो,
यानी कि इमेज को बिल्कुल ही रिवर्स में जो है क्या करवाना है, हमें मूव करवाना हो, रोटेट करवाना हो। तो ऐसे केस में हम जो है लाइट अब कहाँ पर इंसिडेंट करेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा राइट एंगल प्रिज्म हो गया, जिसका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो ऑब्जेक्ट ये दोनों एंगल जो है 45 के बनेंगे। अब लाइट को हम यहाँ से इंसिडेंट करवाते हैं, ये लाइट हम इंसिडेंट करवाएंगे ऐसे। तो एंगल अब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इस रे का, ये इधर जाएगी, और ऐसे इस रे का भी रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, ये ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से फिर ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि 2 बार TIR और एस केस में। तो ये अगर हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ए पॉइंट से जो रे गई है वो हमें ये मिली है, ये हमारा ए से जो गई है हमारी, और जो हमारे बी पॉइंट से रे गई है ये हमारा बी पॉइंट है। तो इमेज हमारी इस तरह से बनेगी, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी। तो इमेज जो है यहाँ पर कितनी रोटेट हो गई है, अब अगर देखें कितनी रोटेट हो गई है, 180 रोटेट करवा दिया। तो इन्हीं पर्पज़ के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर TIR का यूज होता है। थैंक यू वेरी मच।